जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बीएससी नहीं, बीएस फर्स्ट सेमेस्टर इसका दूसरा पेपर है वेव्स ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स। इसका एक चैप्टर नंबर 1 ऑसिलेशन वाला जो है उसका हम एक टॉपिक करेंगे। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। जी बच्चों, सामने आपको ये वाला टॉपिक नज़र आ रहा है आज वाला। आज हमने पढ़ना है टॉर्जनल ऑसिलेटर। और टॉर्जनल ऑसिलेटर क्या होता है हम ये डिस्कस करेंगे। टॉर्जनल ऑसिलेटर जो है इसको किस तरह से ऑसिलेट करवाया जाता है, और तीसरी चीज़ कि क्या इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, और आखिरी चीज़ हमने इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना है और साथ ही साथ इसके टाइम पीरियड का रिलेशन बनाना है। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये एक सामने डायग्राम आप देख रहे हैं। मैं आपको ये डायग्राम थोड़ी सी 3D में भी बना के दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक डिस्क है, इसको आप साइड से देख रहे हैं। ये है आपके पास एक डिस्क, और इस डिस्क का ये है सेंटर। आपने इसके सेंटर से एक स्ट्रिंग की मदद से आपने इसको लटका दिया किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, यानी आपने किसी सपोर्ट के साथ इसको लटका दिया, और जो स्ट्रिंग है या जो थ्रेड है या जो वायर है वो इसके बिल्कुल सेंटर के ऊपर आपने बांधी हुई है। और अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको नीचे से हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से रोटेट करेंगे थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा आपने इसको साइडवेज आपने इसको थोड़ा सा मूव किया, या थोड़ा सा आपने इसको डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस करने से मुराद है आपने इसको रोटेट किया है। थोड़ा सा रोटेट करके जब आप इसको छोड़ देंगे तो आपने अभी ये पेंसिल की तरफ ध्यान रखना है। फिर इसकी मोशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये थोड़ा उस तरफ जाएगी, फिर वापस इस तरह से इस तरफ, फिर इस तरफ। यानी ये जो डिस्क है जो आपने सस्पेंड की हुई है ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। आपने क्या किया था, इस डिस्क को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, रोटेट किया, और थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दिया, तो ऊपर जो वायर है उसके अंदर ट्विस्ट आएगा, और उस ट्विस्ट की वजह से एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा जो इस डिस्क को वापस अपनी असली जगह पर लाने की कोशिश करेगा। मैं आपको एक और अंदाज में समझाता हूँ। अगर आपको डायग्राम की समझ आ गई तो फिर समझें आपको सारा टॉपिक ही समझ आ जाएगा। फ़र्ज़ करें ये है एक पॉइंट ए, या आप कह लीजिए ये पॉइंट ओ है, और यहाँ है कोई पॉइंट पी, यानी ये पॉइंट पी है जो इस वक्त पोजीशन ओ के ऊपर है। जैसे ही आप डिस्क को थोड़ा सा रोटेट करेंगे इस तरफ, तो असल में पॉइंट पी वाली जो जगह है, या डिस्क का वो वाला हिस्सा जहाँ पॉइंट पी था, वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपने इसको छोड़ दिया, पॉइंट पी वापस आया, अपनी असली जगह से गुज़रा, और फिर आगे निकल जाएगा, यानी डिस्क रोटेट करके थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगी। अब पॉइंट पी यहाँ तक पहुँच गया है, और ये काम चलता ही रहेगा। यानी ये जो पॉइंट पी है, ये दो पॉइंट्स के दरमियान, एक को पॉइंट ए कह दें और दूसरे को पॉइंट ए प्राइम कह दें, इनके दरमियान ही ऑसिलेट करता रहेगा। ये है आपका अपरेटस। अब हम इसको, जो बुक की डायग्राम है उसके मुताबिक हम ज़रा जल्दी से इसको कैरी ऑन कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें जो इनिशियल पोजीशन थी जिसे मैं ओ कह रहा था वो ये है, इसे मैं रेड कलर से बनाता हूँ ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। वो ये है, आपने पॉइंट पी को थोड़ा सा क्यू की पोजीशन तक डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया,
और फिर ये जो डिस्क है इसने Q और R के दरमियान ऑसिलेट करना शुरू कर दिया, यानी इसकी ऑसिलेशन का ये पाथ है, ये पूरा पाथ है, ये मेन पॉइंट है पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। अच्छा, डायग्राम थोड़ी ख़राब बनी है, डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि R और P के दरमियान फासला ज़्यादा है और Q और P के दरमियान थोड़ा है, लेकिन आपने जब डायग्राम बनानी है तो आपने इनके दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल सेम रखना है। मैं यहाँ पे एक और डायग्राम बना देता हूँ आपको, जैसे ये देखें, ये डिस्क है, ये डिस्क का सेंटर है और ये सेंटर वाला पॉइंट और ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स। इस एक्सट्रीम पॉइंट को R का नाम दिया हुआ है, सेंटर वाले को P का नाम दिया हुआ है और दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट को Q का नाम दिया हुआ है। तो इस तरह से, इसी तरह अगर मैं इसके सेंटर से सीधी लाइन खींचूँ पॉइंट P तक, तो इस लाइन ने ज़्यादा से ज़्यादा जो एंगल कवर किया है इसे हम थीटा m कहेंगे। थीटा m से मुराद है मैक्सिमम एंगल जितना इस डिस्क ने रोटेट किया है, मैक्सिमम एंगल जितना ये डिस्क रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ये था हमारे इस डायग्राम के बारे में सारा कुछ। तो चलें आगे हम अब कैरी ऑन करते हैं। सबसे पहले देखें, जब आपने डिस्क को रोटेट करवाया तो आपने खुद टॉर्क पैदा किया। अब हुक्स लॉ के मुताबिक अप्लाइड टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन थीटा। तो फ़र्ज़ करें आप थीटा m की बात ना करें, थीटा m तो मैक्सिमम एंगल है जितना आपने उसको रोटेट करवाया था। फ़र्ज़ करें किसी भी एंगल की हम बात कर लेते हैं, दैट इज़ कंसिडर थीटा। नाउ अप्लाइड टॉर्क इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू थीटा। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है और इसे कैपा से ज़ाहिर किया गया है और इसको हम टॉर्जनल कांस्टेंट बोलते हैं। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम क्या बोलते हैं? टॉर्जनल कांस्टेंट। अच्छा, ये तो अप्लाइड टॉर्क था, दिस इज अप्लाइड टॉर्क। लेकिन जब आप अप्लाइड टॉर्क लगाएंगे, टॉर्क को अप्लाई करेंगे, तो आपको फील होगा ऊपर जो वायर है उसके अंदर ट्विस्ट पैदा हो रही है और ट्विस्ट की वजह से वायर की कोशिश ये होगी कि वो वापस अपनी असली सिचुएशन में जाए, यानी एक वापसी वाला टॉर्क भी लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप स्प्रिंग मैथ सिस्टम में से पढ़ते थे कि जब हम स्प्रिंग को खींच के बाहर लेके आते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसको वापस जाने पर मजबूर करती है। सेम उसी तरह से यहाँ पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क होगा जो इस पूरी डिस्क को वापस अपनी इनिशियल ओरिएंटेशन में जाने पर मजबूर करेगा। इसी रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू हुक्स लॉ की मदद से ही कैलकुलेट की जाती है, यानी सेम मैग्नीट्यूड है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब आप देखें, जैसे हमने स्प्रिंग मैथ सिस्टम में पढ़ा था कि अप्लाइड फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, यहाँ पर सॉरी अप्लाइड फोर्स नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, यहाँ पर भी रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से ही एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। और इसी आप इसके नीचे RES भी लिख सकते हैं, दिस इज़ एक्चुअली रिस्टोरिंग टॉर्क। अब जैसे न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला लीनियर मोशन में हम पढ़ते हैं F इज़ इक्वल टू ma, इसी तरह से एंगुलर मोशन में यही फार्मूला बन जाता है टॉ इज़ इक्वल टू I अल्फ़ा। फोर्स की जगह एंगुलर मोशन में टॉर्क आ जाता है, यानी जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करती है वही काम टॉर्क एंगुलर मोशन में करता है। मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, रोटेशनल इनर्शिया जिसे यहाँ कैपिटल I से जाहिर किया गया है, और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे आप पढ़ते हैं लीनियर मोशन में a इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेम इसी तरह एंगुलर मोशन में सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को कंपेयर कर लेना है। जब आप कंपेयर करेंगे फिर आप ये नेगेटिव वाली टर्म जो है पहले I को नीचे डिवाइड कर दें, यानी ये बन जाएगा इस तरह से। फिर आप नेगेटिव टर्म को उस तरफ ले जाएं,
और एक तरफ ज़ीरो आ जाएगा। नाउ दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर टॉर्जनल ऑसिलेटर। तो ये है टॉर्जनल ऑसिलेटर की इक्वेशन ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसका अब हमने क्या निकालना है, सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल लें। उससे पहले हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू भी निकालेंगे और उसके बाद हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे जो वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है वो क्या है, थीटा। तो इस इक्वेशन को आपने लिखा, इसमें ये वाली टर्म को दोबारा दूसरी तरफ ले गए, वो नेगेटिव में आ गई। फिर आपने डेरिवेटिव को अलग अलग कर दिया। फिर आपने क्या किया, आपने डी ओमेगा ओवर डी टी आपने ये जो एक्सेलरेशन है, ये बेसिकली एक्सेलरेशन है, इसको आपने ओमेगा की शक्ल में लिख दिया, यानी डी ओमेगा ओवर डी टी। अल्फा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। फिर हमने डी थीटा से खुद ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। एक डी थीटा दूसरी तरफ चला गया और एक डी थीटा जो है उसको टाइम के साथ सॉल्व कर दिया और ये बन गया ओमेगा। ओमेगा यहाँ पर आ गया, डी ओमेगा वैसे ही साथ है, डी थीटा दूसरी तरफ चला गया और यहाँ पर एक थीटा पहले से मौजूद है। अब आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पावर फार्मूला लगेगा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ भी पावर फार्मूला लगेगा थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, के ओवर आई यानी कैपा ओवर आई पहले से मौजूद है और एक कांस्टेंट हमने ऐड किया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर आपने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग टू बोथ साइड्स। आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। सी के साथ 2 आ गया, ये नीचे वाला 2 ख़त्म हो गया, ये नीचे वाला 2 भी ख़त्म हो गया। अब आप इनिशियल बाउंड्री कंडीशन या फाइनल बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके आप इसकी कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करते हैं ये वाली। फ़र्ज़ करें हम एक्सट्रीम पॉइंट पे हैं। कहाँ पर है, एक्सट्रीम पॉइंट पे। एक्सट्रीम पॉइंट पे होने का मतलब क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट पे होने का मतलब ये है कि यहाँ पर, इधर, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जाहिर बात है डिस्क जब रोटेट कह रहा हूँ, ऑसिलेट कर रही होगी, तो एक्सट्रीम पॉइंट पर जब उसकी पोजीशन आएगी वो थोड़ी देर के लिए रुकेगी, यानी वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी एट दैट मोमेंट ज़ीरो हो जाएगी। ओमेगा की जगह आपने पुट किया 0, थीटा की जगह आपने पुट किया मैक्सिमम एंगल थीटा एम, और रीअरेंज करने पर आपके पास 2c जो है उसकी वैल्यू आ गई ये। अब आप 2c की जगह पुट कर देंगे k ओवर आई, यहाँ पे आप पुट कर देंगे k ओवर आई कैपा ओवर आई थीटा एम स्क्वायर। मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 में आपने पुट किया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कैपा ओवर आई थीटा स्क्वायर प्लस 2c की जगह आपने पुट कर दिया थीटा एम स्क्वायर, इसके साथ आ जाएगा। अब आप यहाँ पर कैपा ओवर आई ये कॉमन ले लें, पॉजिटिव को पहले लिख लें और नेगेटिव को बाद में लिख लें। ठीक हो गया। और बाद में आपने स्क्वायर रूट ले लिया, आपके पास ये आ गया। हम जानते हैं स्क्वायर रूट की वैल्यू एक पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिव आती है। फिर मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी और मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर थीटा 0 होगा, थीटा 0 का मतलब है कि आपने अभी डिस्क को ऑसिलेट नहीं करवाया, यानी वो अपनी मीन पोजीशन पर है। थीटा की वैल्यू 0 है। जब थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यानी जब आपने डिस्क को ऑसिलेट करवा दिया है तो ऑसिलेशन के दौरान जब वो अपनी मीन पोजीशन से गुजर रही होगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू इस तरह आएगी। मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी के लिए आपको थीटा की जगह पुट करना पड़ेगा क्या, थीटा एम, और इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसके बाद अगला काम ये है कि हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ओमेगा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ओमेगा की जगह आप डी थीटा ओवर डी टी लिख दें, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम को दूसरी तरफ ले गए,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाली सारी टर्म्स इस तरफ ले आए, ये दो तरफ आप इंटीग्रेट कर दें। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, डी टी ख़त्म हो जाएगा टी, और इसकी जगह कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप फाई कह दें, और ये जो है ये फॉर्मूला है कॉज इनवर्स थीटा ओवर थीटा एम। यहाँ पर हमने नेगेटिव वैल्यू को लिखा है, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू को लिखें तो उसका भी कोई ना कोई आंसर आएगा, वो साइन की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका सारा फॉर्मूला। वेयर फाई इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, पुट ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर आई स्क्वायर रूट। अच्छा, यहाँ पर जो ओमेगा है इसको के ओवर आई स्क्वायर रूट, देखें ये वाला जो ओमेगा है ये एंगुलर वेलोसिटी थी, सही है, जिसको मैं ग्रीन कलर से फिल कर रहा हूँ, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। और ये वाला जो ओमेगा है ये के ओवर आई, ये हमने कांस्टेंट पुट किया है, इसे आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। यहाँ मेंशन भी किया गया द टर्म ओमेगा हेयर इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी, ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये आपने इसको फिर रीअरेंज किया, आपके पास थीटा का ये फॉर्मूला आ गया। थोड़ा सा रीअरेंज करने पे ही बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने स्प्रिंग मैथ सिस्टम का किया था। टाइम पीरियड निकालने के लिए हम जानते हैं कि t जो है ये इक्वल होता है 2 पाई ओवर ओमेगा के, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट की, रीअरेंज किया, आपके पास टाइम पीरियड आ गया। इसी तरह फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लें, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। और इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है, जो आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी अभी फाइंड किया है थीटा, ये वाला फार्मूला, इसका आप टाइम डेरिवेटिव ले लें, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। दोबारा से टाइम डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये जो टॉर्जनल पेंडुलम है ना, ये कैवेंडिश अपरेटस में यूज़ किया गया था वैल्यू ऑफ जी निकालने के लिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, जिसकी वैल्यू आई थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 -11 ही थी ना, ओके। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं ये भी आप जानते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। बहरहाल ये आपका आज का लेक्चर इतना ही था, इसको मैं एक नज़र आपको दोबारा से दिखा देता हूँ जहाँ जहाँ मैंने थोड़ा बहुत लिखा है। इसको आपने बहुत गौर से अच्छी तरह देखकर बहुत अच्छे से आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। तो बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अच्छा पढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।